ओके गाइस, आज हम करेंगे एंट्रो 211 का नया टॉपिक सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ। अब सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ की जब बात करते हैं तो पहले मेरे दिमाग में आता है कि मॉथ कौन से होते हैं। तो मॉथ हमारी जो रात को लाइट्स हैं कॉरिडोर में या आंगन में, तो उसके आसपास बटरफ्लाई जैसे आपको इंसेक्ट्स दिखाई देंगे ब्राउन या ग्रे कलर के। एक्चुअल में वो बटरफ्लाई नहीं होते, वो मॉथ होते हैं। अब इन मॉथ या इनशाल्लाह की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो इनका फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। और जब इसकी क्लास की बात करते हैं तो क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। इंसेक्ट की क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। और इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा और फैमिली है इसकी बॉम्बीसिडी। डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये किसको पता था इसके बारे में, या जो सिल्क जो प्रोडक्शन है उसके बारे में चाइना को ही पता था, परंतु धीरे धीरे अब क्या है, ये लगभग काफ़ी सारे देशों में इसका प्रोडक्शन या सिल्क का जो उत्पादन है वो होने लगा है। आर्थिक महत्व की जब बात करते हैं तो पहले हमने पढ़ा हनी बी के बाद दूसरे जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है वो है हमारे पास सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म, जो क्या है कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, या जिससे हम रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं, या जिससे आर्थिक सहायता भी मिलती है। मधुमक्खी से क्या मिलता है, हमें खाद्य पदार्थ के रूप में शहद का उत्पाद मिलता है, जबकि रेशम कीट से हमें क्या मिलता है, रेशम या सिल्क मिलता है। अब ये जो सिल्क है, ये एक इंसेक्ट कैसे इसका प्रोडक्शन कर सकता है, कैसे होता है इसका। सबसे पहले चाइना ने जब शुरू किया था तो उसके बाद चाइना ने इन इंसेक्ट को इतना महत्व दिया कि इनको सोने के वजन के बराबर तोलकर बेचा था। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कैसे होता है कि जब हम इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे इसकी स्टेजेस के बारे में। तो इसकी जो लार्वा स्टेज होती है या जो सुंडी होती है वो क्या करती है, अपने बार सॉरी धागे नुमा संरचना से अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है, और वो जो लेयर बनती है वो उसका कोकून बनता है। और इस कोकून को ही जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे सिल्क या जो रेशम का धागा प्राप्त होता है। इस प्रकार क्या है कि जो ये इंसेक्ट है या जो बॉम्बिक्स मोराई की हम बात करेंगे, तो ये जो इंसेक्ट है या रेशम कीट है, रेशम शल्ब है, इसके कोकून द्वारा रेशम या सिल्क के धागे को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेशम कीट है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टस्सा रेशम कीट। ये क्या है कि बंगाल जो रेशम कीट है इनमें से कुछ स्पीशीज़ जंगली होती हैं, कुछ क्या होती हैं, पालतू भी होती हैं। तो अब जो ये बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है, कौन, टस्सर रेशम कीट जो है वो, और उसका जो होस्ट प्लांट है वो क्या है, गूलर, पाखर, साल, बेर इत्यादि की पत्तियों को खाता है, या इसका जो होस्ट प्लांट है वो, ये प्लांट्स हैं ये कई सारे होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अर्धपालित कीट कहते हैं। और इसकी जो लार्वा है या जो इसकी सुंडी है वो ब्राउन कलर की, जबकि इसका जो कोकून बनता है वो कौन सा होता है, येलो कलर का कोकून बनता है। और इससे जो मिलने वाला रेशम या सिल्क है वो लाल रंग या जैसे येलो वन का होता है, और ये अच्छे प्रकार का रेशम मिलता है। इस कीट से अच्छी क्वालिटी का रेशम मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास एरी रेशम कीट। ये क्या, एरी रेशम कीट क्या है, मेनली असम के जंगलों में पाया जाता है, परंतु अब क्या है जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास में भी मिलता है, या वहाँ पे भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है या डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब इसकी जो लार्वा या इसकी जो सुंडी होती है वो, उसका जो होस्ट प्लांट है वो कौन सा है, अरंड की पत्तियाँ खाता है ये प्लांट। ये अरंड प्लांट की पत्तियों को खाते हैं, और इनसे जो रेशम प्राप्त होता है वो कैसा होता है, दूधिया रंग का होता है। और इसके रेशम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है कि इसको एक लंबे धागे के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये मिलता है। इसलिए टुकड़ों के रूप में मिलने के कारण हमें इसका जो प्यूपा होता है उसको मारना आवश्यक नहीं होता,
क्योंकि उसका अडल्ट निकलने के बाद भी उसके कोकून को प्रोसेस में डालकर सिल्क का धागा या रेशम का धागा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूंगा रेशम कीट। अब मूंगा रेशम कीट क्या है, यह बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में मिलता है और यह भी क्या है, एक अर्धपालित कीट होता है और इसका जो होस्ट प्लांट है वो है सिनमोर और मैचिलिस। मीन्स कि इसके जो इंसेक्ट्स हैं या इसकी जो लार्वीज हैं वो कहाँ किसको खाती हैं, किसकी कौन से पौधों की पत्तियों को, सिनमोर और मैचिलिस की पौधों की पत्तियों को खाते हैं। और इसका जो कोकून होता है वो भी दूधिया रंग या येलो पिंक कलर का होता है और इससे जो रेशम मिलता है जो सिल्क मिलता है उसको मूंगा कहते हैं। नेक्स्ट है देव मूंगा कीट। देव मूंगा कीट कहाँ है, जो उत्तर प्रदेश और हिमालय के तराई भागों में पाया जाता है और इसकी जो लार्वा है या सुंडियाँ हैं वो किसको खाती हैं, शहतूत की पत्तियों को इसको मैचिलिस और फाइकस को खाती हैं जो कि पहाड़ी प्लांट होते हैं। और इससे जो धागा मिलता है या जो रेशम का धागा मिलता है वो बहुत मजबूत होता है और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उस मजबूत धागे का मछली को पकड़ने के लिए बनने वाले जाल में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शहतूत का रेशम कीट। यह रेशम कीट हमारे देश में ही मोस्टली जो पाला जाता है वो यही शहतूत वाला रेशम कीट ही पालते हैं और इसका जो होस्ट प्लांट तो इसके नाम से पता चल गया है कि यह शहतूत की पत्तियों को खाता है और इसका मिलने वाला जो कोकून होता है वो वाइट कलर का होता है और इससे जो सिल्क मिलता है या जो रेशम प्राप्त होता है वो बहुत अच्छी किस्म का होता है। अब हम इसकी बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री की। तो जो लाइफ हिस्ट्री है इसका इतिहास है या जिसको आप लाइफ साइकिल कहते हैं वो क्या है कि यह एक मोथ है जिसकी लंबाई कितनी होती है 30 mm तथा इसका पंखों का फैलाव 40 to 50 mm तक होता है और इसमें जो फीमेल है वो मेल की कंपैरेटिवली बड़ी होती है और इनके जो प्रोड है या इनके जो एडल्ट है वो कुछ खाते नहीं और उनका कितने दिन का लाइफ कितना होता है उनका 2 से 7 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। कितनी शॉर्ट लाइफ है इन इंसेक्ट की कि जब ये प्रोड बनते हैं या मैच्योर होते हैं तो केवल 2 से 7 दिन तक ही जीवित रहते हैं। और अब जब एग हैचिंग की बात करते हैं हम और नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं एग की और इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है, फीमेल के अंदर ही होता है और इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। जब एग की बात करें तो एग क्या होती है, जब कॉपुलेशन होता है तो कॉपुलेशन के तुरंत बाद जो फीमेल है वो एग लेइंग करना शुरू कर देती है और ऐसी कुछ स्पीशीज़ है जिसमें एक वर्ष में केवल एक पीढ़ी ही मिलती है तो ऐसी जातियों को या ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, एकल भ्रूणीय स्पीशीज़ यूनिवोल्टाइन रेस कहते हैं। ऐसों को हम क्या कहते हैं, यूनिवोल्टाइन रेस कहते हैं। और यदि हम बात करते हैं कुछ ऐसी स्पीशीज़ जिसमें क्या होता है, एक स्पीशीज़ से ही एक साल में एक से अधिक 2, 3, 4 कितने भी हमें पीढ़ियाँ मिलती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टीवोल्टाइन या बहुभ्रूणीय जातियाँ कहते हैं जो क्या 2 से 7 तक पीढ़ियाँ बनाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज, इसकी जो लार्वा स्टेज होती है जिसे सुंडी कहते हैं। तो ये जो सुंडी होती है वो लगभग 3 mm से लेकर 3 mm लंबी होती है और ग्रे कलर की होती है। इसमें जो मुखांग पाए जाते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं और ये जो लार्वा है वो क्या करता है, 4 बार निर्मोचन होता है। उसमें 4 बार निर्मोचन होता है, कितने दिन में, 4 से 5 दिन में। 4 से 5 दिन में इस लार्वा में 4 बार निर्मोचन होता है जिससे क्या होता है, ये पूरी तरह से विकसित सुंडी के रूप में बन जाती है और जिसकी लंबाई होती है 75 mm। मीन्स कहाँ से शुरू हुआ, 3 mm से शुरू हुआ
और इसकी पूरी डेवलप होने के बाद 75 mm तक इसका साइज़ हो जाता है। और इसकी जो लार ग्रंथियाँ हैं वो बहुत अधिक डेवलप होती है, जिसके कारण क्या होता है ये जिसके कारण ये इसका सीक्रेशन करता है कि इसका कोकून का सीक्रेशन करता है। तो इसकी जो लाइफ है वो 30 to 35 डेज़ होती है। आप देख रहे हैं एग से ये मैच्योर हमारे पास लार्वा बना हुआ है बड़े साइज़ का, और लार्वा से बाद में क्या बनता है हमारे पास ये प्यूपा स्टेज आती है, जिसमें बाहर की तरफ ये आउटिक कवरिंग बनी होती है। और जो इसके जो जीवन काल है या लाइफ है इसकी सुंडे की वो 30 से 35 दिन तक होती है। और परंतु क्या होता है इसको मैच्योर होने में सर्दी के टाइम में अधिक समय भी लग जाता है। जब 5वां स्टार लार्वा बनता है तो उसे कोकून में बदलने में, कोकून बनाने में और कृमि कोश में बदलने में काफ़ी समय लगता है। और जो कोकून बनाया जाता है ये देखिए हमारे पास ये कोकून है, जो ये बाहर ये लार्वा के बाहर आउटिंग कवरिंग जो बनाई है ये क्या कहलाता है हमारे पास कोकून। और इसकी फॉर्मेशन बाहर से अंदर की ओर होती है, ये बाहर और बाहर से अंदर की ओर इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृमि कोश की। तो इसका जो कोया है या इसका जो कोकून है वो क्या होता है 38 mm लंबा और 90 mm चौड़ा होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, अंडाकार शेप बताई गई है। तो ये इसकी जो शेप है वो अंडाकार होती है। और इसके अंदर ही जो ये लार्वा है वो कृमि कोश में, ये कृमि कोश या जिसको हम कहते हैं कोशावस्था, प्यूपावस्था में बदलती है। ये जो सुंडी है इस प्रकार ये अंडाकार कोकून के अंदर रहते हुए किस में बदल जाती है, प्यूपा में बदल जाती है। और ये जो इसका कोकून है ये किससे बना होता है, एक ही धागे से शुरू होता है, ऐसे ये लिपटता जाता है और ये जो कोकून की फॉर्मेशन है वो एक ही धागे से पूरी हो जाती है। ये जो अवस्था होती है प्यूपा अवस्था ये 10 से 15 दिन की होती है। और जब प्रौढ़ बनता है तो वह बाहर निकलने के लिए क्या करता है, अपने एक तरफ जो फ्रंट की तरफ है यहाँ पे एल्केलाइन सीक्रेशन छोड़ता है, मीन्स क्षारीय द्रव को छोड़ता है, जिससे क्या होता है यहाँ से ये इसका जो एरिया है कोकून का ये ब्रेक हो जाता है और इससे जो प्रौढ़ है वो बाहर की तरफ आ जाता है। और यदि हमें रेशम की प्राप्ति करनी होती है तो हम इस प्रौढ़ के इस कोकून को तोड़कर बाहर निकलने से पहले इसको गर्म पानी में उबालते हैं और भाप में सुखाते हैं, जिससे क्या ये प्रौढ़ है या जो एडल्ट है ये अंदर ही मर जाता है। और ये जो कोकून है इसको धागे के रूप में प्रोसेस करके बना लिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या टर्म आती है, जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उसे हम कहते हैं रेशम उद्योग को सेरीकल्चर। और यह लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है कि 1000 वर्ष पहले से ही रेशम का उत्पादन किया जाने लगा था। भारत में क्या है कि 50% जो प्रोडक्शन है वो केवल कहाँ होता है, मैसूर में। मैसूर में 50% रेशम का प्रोडक्शन होता है। और बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे पश्चिम बंगाल, मद्रास, कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि में 50% जो प्रोडक्शन है वो होता है। अब जब हम रेशम बनाने की बात करते हैं या रेशम उद्योग की बात करते हैं सेरीकल्चर, तो हमें किस किस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर 1 जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है शहतूत की खेती। दूसरी हमारे पास है कीट को पालन करना या उस मौत को, इस शलभ को पालना। और तीसरा है हमें धागे को बनाना है जिसे थ्रेडिंग कहते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है शहतूत की खेती। अब शहतूत की खेती करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो रेशम कीट का मुख्य जो भोजन है वो हमारे पास शहतूत ही होता, मुख्य भोजन या होस्ट जो प्लांट है वो शहतूत। तो शहतूत की जो पत्ती है वो इस इंसेक्ट का मुख्य भोजन होती है, इस कारण हमें शहतूत की खेती करनी पड़ती है। और शहतूत की खेती किस में होती है, जो खेती बलुई या दोमट मिट्टी में हम आसानी से कर सकते हैं।
और शहतूत की लगभग 20 जातियाँ होती हैं, परंतु उनमें से 4 जातियाँ ही रेशम कीट के पालन के लिए इम्पॉर्टेंट है या अच्छी रहती हैं। तो हमें वही 4 जो जातियाँ हैं उनकी खेती करनी चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि शहतूत का जो संवर्धन है बीज, रूट क्राफ्ट, स्टेम कटिंग द्वारा कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो स्टेम कटिंग का ही रहता है। उंगली के समान मोटाई वाली लगभग 20 to 25 सेंटीमीटर लंबी 3-4 कलियों वाली अगर हम उसकी शाखा को पेड़ से अलग करके सीधे खेत या नर्सरी में लगाते हैं और उसको प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, तो वो अच्छे से जो प्लांट है वो ग्रोथ करता है। और इन पत्तियों को क्या करते हैं हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कि इनको नम टाट के बोरों में एकत्रित करके रख के उसको समय समय पर पलटते रहना चाहिए, जिससे उसकी ताजगी और पौष्टिकता बनी रहती है। और यदि उसमें कोई पत्तियां सड़ गल जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं तो उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए। और कीटों को जो देना चाहिए वो भीगी हुई पत्तियां नहीं देना चाहिए। अब कीट पालन और कोया उत्पादन। कीट पालन कैसे करते हैं कि रेशम कीट के जो अंडों को बीज अथवा पीढ़ी को हम क्रॉप करते हैं। तो कीट पालन में बीज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बीज होता है। बीज का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। क्या करते हैं हम उसमें कि हम उससे बीज को किसी अच्छे सेंटर से लेते हैं और फिर उन अंडों और उनसे फिर हम पालन पोषण करते हैं। और जो उनसे प्राप्त बीज होता है, बीज से जो प्राप्त होते हैं इंसेक्ट्स, उसका हम पालन पोषण करते हैं और फिर अंडों की नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो अंडों की प्राप्त कर लेते हैं। तो जिसे इन अंडों को की सेना को क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। बीजों को पालन पोषण के लिए किस में रखते हैं, एक ट्रे में एक कागज़ पर फैला कर रखते हैं और उसके ऊपर एक जालीदार कपड़ा रखते हैं, ताकि अगर जब लार्वा निकले या सूंडियाँ निकलें तो ट्रे पर कुछ शहतूत की कटी हुई बारीक पत्तियां भी डालते हैं, जो कि उसको भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। और जो इसकी लार्वा की पहली और दूसरी अवस्था है उसमें हम छोटी छोटी कोमल पत्तियों को काट कर देते हैं। और जब ये जो लार्वा है वो परिपक्व हो जाता है, देखा ना हमने 3 मिलीमीटर से लेके ये 75 mm तक ग्रोथ करती हैं या वृद्धि करती हैं। इनका साइज़ 75 mm तक होता है। तो जब उस अवस्था में ये लार्वा होते हैं तो क्या करते हैं, रेशम का धागा को निकालने का काम करते हैं, क्योंकि मैच्योर होने मतलब परिपक्व होने के बाद ही ये कोकून की फॉर्मेशन करते हैं। और वो कोकून ही क्या होता है, कोकून ही हमारे लिए रेशम बनाता है। उसका कोकून से ही हम प्रोसेस करके सिल्क या रेशम के धागे को प्राप्त करते हैं। तो इस स्टेज पर आकर ये किसका सीक्रेशन करता है, रेशम के धागे का। अब जब ये रेशम का धागा निकालता है तो हम उनको ट्रे से हटाकर कोया की टोकरी या कोकूनेज में रख देते हैं। कोकूनेज में रखने से क्या हो जाता है कि वो अलग अलग हो जाते हैं और 4 दिन में ही ये पूरे कोकून को बना लेते हैं। और इस कोए की जो टोकरी होती है उसमें थोड़े थोड़े ही इंसेक्ट्स को रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या उनके जो कोकून आपस में उलझ जाते हैं और इन उलझे हुए कोकून को ड्यूपिन्स कहते हैं। जो कोकून उलझ जाते हैं इनको हम ड्यूपिन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हार्वेस्टिंग एंड स्टिफिंग ऑफ कोकून। इसको सेलेक्ट करना, चुनना और मारना। मारना वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि हम उसके जो मैच्योर है उसको कोकून के अंदर ही मारकर धागा प्राप्त कर सकते हैं। यदि उसमें से एडल्ट बाहर आ जाएगा तो वो कोकून टूटने से धागा भी हमें टुकड़ों के रूप में ही प्राप्त होता है। अब जो कोकून पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं हम कोकूनेज से या कोया टोकरी से अलग कर लेते हैं। और इस अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग या कोए को चुनना। अब जब जो प्रूड कीट है उसके निकलने से पहले ही क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके उस कीट को अंदर ही मार देते हैं, जिससे ऐसे कोयों को क्या कहते हैं, अगर प्रोड कोकून से बाहर आ जाता है और कोकून में छेद हो जाता है या कोकून का एक सिरा टूट जाता है तो उस स्टेज में हम उसे क्या कहते हैं, पाइस्ड कोकून। ऐसे कोयों को पाइस्ड कोकून कहते हैं।
इन्हें पास्ट कोकून कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अच्छी क्वालिटी के अगर हमें सिल्क को प्राप्त करना है या बनाना है तो हम उसके जो एडल्ट है या प्रोड को अंदर ही मार देते हैं। उसको मारने के लिए या सिल्क को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उस कोकून को गर्म पानी में उबालते हैं और उसे भाप देते हैं, जिससे क्या होता है, कोकून के अंदर रहने वाला जो एडल्ट है या जो इंसेक्ट है, मॉथ है, वो मर जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्टिफलिंग कहते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, स्टिफलिंग, जिसमें प्रोड को मारकर कोकून के धागे को पूरी तरह से एक धागे के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। अब क्या होता है नेक्स्ट कि हम इसको कैसे छांटते हैं, तो गर्म पानी में जब हम इस कोकून को कोकून के अंदर कृमिकोश को मारने के बाद उस जो कोकून का रंग है और उस कोकून की चमक है, उसके आधार पर उसको अलग अलग छांटकर अलग करते हैं, ताकि उनसे प्राप्त होने वाला जो रेशम है या जो सिल्क है, उसके धागे एक जैसे धागों को अलग करके या एक रंग के धागों को अलग से रखा जाए। अब हम उनको कैसे अलग करके और फिर उन धागों को जोड़कर किस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं कि जब वो उबलने के बाद वो कोकून क्या होता है, नरम हो जाता है या सॉफ्ट हो जाता है और उसके जो धागे हैं वो सारे ढीले हो जाते हैं, धागे की परतें। अब इनको हम अलग करते हैं या उधेड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, 4-5 कोकून के भागों के बाहरी जो भाग है उन सबको एक साथ एक लकड़ी के छिद्रों से गुजारते हैं। या लकड़ी के छिद्रों से गुजारने से क्या होता है, उसके अंदर एक चक्कर लगा होता है और उस चक्कर के आसपास वो धागे रहते हैं और हम एक लकड़ी की सहायता से उस धागों को जब उन घुमाते हैं तो वो उस पर लगी हुई चरखी के ऊपर लिपट जाते हैं। इस प्रकार एक चरखी पर लिपटे हुए धागों को फिर दूसरी चरखी पर लपेट दिया जाता है और यह क्या कहलाता है, हमारे पास कच्चा रेशम, या इसको रॉ सिल्क कहते हैं। और अब इस सिल्क से क्या करते हैं, कच्चे रेशम से हम स्पन सिल्क बनाने के लिए जो धागे प्राप्त होते हैं उन्हें हम पुनः पानी में गर्म करते हैं या उबालते हैं और फिर जो केमिकल एसिड्स होते हैं हमारे पास, एसिड से धोकर और उनसे प्रोसेस करके अच्छे रूप में उन फाइबर सिल्क को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है हमारे पास कि हम एक इंसेक्ट को पाल कर इस सेरीकल्चर की पूरी प्रोसेस को करते हैं। सेरीकल्चर के लिए अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स भी पता लगी और पूरा का पूरा प्रोसेस भी समझ आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसमें होने वाले जो है बीमारियां या इसकी जो होने वाली डिजीज़ हैं।